नमस्कार मित्रों। आज से अपनी जो IFS फॉरेस्ट्री है उसे स्टार्ट कर लेते हैं और पहली क्लास ही रहेगी आज की। आज और कल 1 तारीख और 2 तारीख 1 और 2 नवंबर को जो क्लासेस हैं इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया जाएगा। जो सिल्वीकल्चर का बेसिक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वही डिस्कस करेंगे। अपनी अगेन जो नेक्स्ट क्लास है वो होगी 7 नवंबर को। तब तक थोड़ा मुझे भी टाइम मिल जाएगा कि जो गला बैठा हुआ है, आवाज़ निकल नहीं रही, वो चीज़ें कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाएंगी, तब तो अपना डिस्कशन आसानी से हो सकेगा। तो स्टार्टिंग जो है अपनी सिल्वीकल्चर से ही करते हैं। अब आप वैसे बोल भी सकते हो कि जब भी क्लास लेते हो पिछले 2-3 साल से यही चल रहा है कि हमेशा सिल्वीकल्चर से ही स्टार्ट करते हो, कोई और सब्जेक्ट नहीं मिलता क्या? तो रीज़न ये है कि सिल्वीकल्चर लगभग आपके टोटल फॉरेस्ट्री के सिलेबस का 20% हिस्सा बना लेता है। अगर आपको स्टडी मटेरियल भी पहुंच चुका है या अगर आपके पास अपना क्लासेस का स्टडी मटेरियल है तो आप उसमें देख सकते हैं कि लगभग 200 पेज के आसपास अकेले सिल्वीकल्चर है आउट ऑफ 1000 पेज, यानी कि लगभग 20% हिस्सा बना रहा है। और जो भी अपनी टोटल क्लासेस होने वाली हैं उसमें अकेले सिल्वीकल्चर 25% टाइम कंज्यूम कर जाता है। आपको इवन शायद इसी पेपर 1 का सेक्शन भी ऐसा हो सकता है कि पूरा सेक्शन ही 200 पेज में है, जहाँ 6-7 सब्जेक्ट है उसके कंपेयर में यहाँ अकेले सिल्वीकल्चर उतना टाइम खा जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि सिल्वीकल्चर पूरी इंटायर फॉरेस्ट्री का हब है। अगर मैं आपको ट्री इम्प्रूवमेंट पढ़ाने लगूँ या जस्ट एग्जांपल के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री से पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। एग्रो फॉरेस्ट्री में मैं आपको बताऊँगा रूट प्रूनिंग, क्राउन प्रूनिंग, तो आपको प्रूनिंग शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर मैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट बता रहा हूँ तो वहाँ पर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, वो सारी टर्मिनोलॉजी वहाँ पे डिस्कस करना संभव नहीं हो पाता है। तो ये जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो पूरे सब्जेक्ट में यूज़ होती हैं, इन सभी को हम लोग यहाँ सिल्वीकल्चर में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो इसलिए इसे सबसे पहले उठाते हैं। और जैसे कि पहली क्लास है तो इसमें हम लोग बेसिकली समझेंगे कि फॉरेस्ट क्या है और फिर फॉरेस्ट के टाइप, फॉरेस्ट्री क्या है उसकी भी कुछ टाइप हैं, सिल्वीकल्चर क्या है, फॉरेस्ट के बेनिफिट क्या हैं, यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव और प्रोटेक्टिव जो बेनिफिट्स हैं। कई बार टर्मिनोलॉजी इनके लिए यूज़ होती है टेंजिबल और इंटेंजिबल बेनिफिट की, तो उसे समझेंगे। और लास्ट में एक और ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं, फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट थ्रू एजेज। प्राचीन काल से, एंशिएंट टाइम से आज के टाइम तक फॉरेस्ट्री का कैसे डेवलपमेंट हुआ है। ऐसा इसलिए लगा क्योंकि स्टेट एग्ज़ाम, बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम में ऐसे कई बार क्वेश्चन मिले हैं, चाहे वो कर्नाटक का हो, चाहे वो उड़ीसा का हो, हिमाचल का हो, जम्मू कश्मीर का हो, अक्सर ऐसे क्वेश्चन मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट के में भी शायद नागालैंड के या किसी और स्टेट के एग्ज़ाम में मिला है। और एक उम्मीद है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, IFS में इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टाइप से हम लोग पहली क्लास को ऐसे 5 हिस्सों में बांट के चलेंगे। कौन कौन से रहेंगे ये टॉपिक हैं बेसिक है। फॉरेस्ट के टाइप, फॉरेस्ट्री के टाइप, सिल्वीकल्चर, रोल ऑफ फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट थ्रू एजेज। तो अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि फॉरेस्ट होता क्या है। वैसे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आइडिया पहले से हैं इसका। जैसे मैंने बोल दिया फॉरेस्ट, तो आपके दिमाग में बिल्कुल एक हरा भरा, बिल्कुल पूरा घना जंगल याद आ रहा है, क्योंकि हम लोग बचपन से यही चीज़ें दिखते आए हैं, बिल्कुल घने जंगल। तो अगर आपको इसे डिफ़ाइन करना हो तो फॉरेस्ट को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो कि एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा बड़ा सा लैंडस्केप है
जो अनकल्टिवेटेड है, जिस पे किसी ने खेती बाड़ी नहीं की, अनकल्टिवेटेड है, और उस पे वेजिटेशन नेचुरल तरीके से ग्रो कर गई है। और ये वेजिटेशन इतनी डेंस है कि ये इनकी जो कैनोपी है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है। इसकी कैनोपी क्या है? क्लोज कैनोपी का ये फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि ऊपर से जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वो इजीली सरफेस पे नहीं आ पा रहे हैं, और ये वाइल्ड लाइफ वगैरह को शेल्टर प्रोवाइड करवा देते हैं। ये एक सिंपल सी अपनी समझ में फॉरेस्ट की डेफिनेशन हो जाती है कि फॉरेस्ट मतलब अनकल्टिवेटेड लैंड। ये जो टर्म है इन्हें आप बोल सकते हो कि कुछ बेसिक टर्म होते हैं जिन्हें आप या रूट टर्म बोल सकते हो। अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है, कोई कुछ और बोलता है, आप रूट टर्म ले लो या आपने जो भी इनको नाम दे रखा है। आप जब भी कोई डेफिनेशन लिखे होगे तो ये टर्म आ जाए उसमें तो डेफिनेशन लगती है कि हाँ ये एक पूर्ण है, डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन है। तो एक अनकल्टिवेटेड लैंड जिस पे नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक है, आपने नहीं लगाई है, और वो क्लोज कैनोपी है, क्लोज है या पार्शियली क्लोज है, और शेल्टर प्रोवाइड करती है किसको? वाइल्ड लाइफ को। इसे कई बार हम लोग बोल देते हैं इकोलॉजिकल डेफिनेशन। लेकिन फॉरेस्ट्री की ये डेफिनेशन तो हमें समझ में आती है, लेकिन हमेशा से फॉरेस्ट शब्द का यही मतलब नहीं रहा है। फॉरेस्ट जो शब्द है वो कहाँ से आया? जर्मनी से, यानी कि यूरोप से। यूरोप में लैटिन और ग्रीक भाषाओं का इम्पैक्ट बहुत पड़ा है, तो वहाँ पर ये जो फॉरेस्ट है इसका शब्द का मतलब होता है वुड। ये अपने आईएफएस के लिए आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि फॉरेस्ट एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब फॉरेस्ट यानी कि आउटसाइड ऑफ विलेज। ये अपने मतलब की चीज़ नहीं है। अपना पर्पज़ है उस चीज़ को थोड़ा समझना जिससे आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी क्रिएट हो, और कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम की अगर किस्मत फूटी हुई और आप कहीं ऐसे एग्ज़ाम में देने के लिए उतर गए तो आप कम से कम उन्हें भी थोड़ा बहुत कवर कर लो। तो इसका शब्द कैसे आया? मध्यकाल यूरोप स्टार्टिंग में ले सकते हो कि एंशिएंट जो प्राचीन है वो ख़त्म हो रहा है, मध्यकाल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर नए नए एम्पायर, छोटे छोटे एम्पायर खड़े हो रहे हैं। ज़मीन को साफ करके उन लोगों ने अपने एम्पायर खड़े किए हैं, क्योंकि सीधी सी बात है फ्यूडल सोसाइटी है जिसके पास जितना बड़ी ज़मीन, जितना ज़्यादा कल्टीवेशन, उतना ज़्यादा रेवेन्यू, उतना ज़्यादा वो पावर। तो अब टिम्बर की ज़रूरत के लिए, क्योंकि खाना पकाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो गांव की जो बाउंड्री है उस पर ये प्लांटेशन लगा देते थे। प्लांटेशन लगा देते थे, नेचुरल नहीं बोल रहा हूँ, प्लांटेशन लगाते थे। उसको ये बोलते हैं वुड या वुड लैंड, और लैटिन में वुड को फॉरेस्ट बोला जाता है, तो इसलिए इसे वो शब्द लेने लगे फॉरेस्ट। यहाँ से एक अपनी डेफिनेशन निकलती है। ये जो है इसका मतलब क्या हुआ? फॉरेस्ट लैटिन भाषा का टर्म फॉरेस्ट से लिया गया जिसका मतलब आउटसाइड ऑफ विलेज बाउंड्री। ये अपने काम की नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम के लिए मतलब की होती है। बस बता यहाँ इसलिए दिया है क्योंकि कई बार इधर उधर की चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसे हम 3 टाइप की डेफिनेशन देख सकते हैं। एक पहली डेफिनेशन है जिसे हम लोग टेक्निकल डेफिनेशन बोलते हैं। इसका मतलब है कि आपने अपनी पूरे एरिया का, जो भी आपके पास एरिया है उसका एक हिस्सा है, जैसे कि मध्यकाल यूरोप में, मिडिवल टाइम में वो अपने विलेज के चारों तरफ का जो एरिया है उसे टिम्बर प्रोडक्शन के लिए छोड़ देते थे। तो वैसे ही आप अपनी एरिया, कुछ आपकी पूरी ज़मीन के कुछ एरिया को आपने सेग्रीगेट कर दिया। किस लिए? जिससे कि वहाँ से टिम्बर प्रोड्यूस हो सकें या फिर अदर जो भी आप बेनिफिट ड्राइव करना चाहते हैं वो ले सको वहाँ से। इसे जो डेफिनेशन है इसे बोला जाता है टेक्निकल। अब हमें ये टेक्निकल, इकोलॉजिकल, लीगल डेफिनेशन पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? सीधी सी मुद्दा आता है, हमें ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम तो देना नहीं है, तो फिर क्यों सिर दर्द कर रहे हैं? समस्या क्या है कि कभी कभी यूपीएससी वाले सुट्टा लगा लेते हैं, तो वो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूँ।
ये अपनी जो डेफिनेशन है एक टाइप से नेचुरल व्यू है, इसे अपन बोल सकते हैं, ये इकोलॉजिकल डेफिनेशन है। और जो लीगल है, जिसे हम कोर्ट में लेके जाएं, वो डेफिनेशन ये टेक्निकल और इकोलॉजिकल नहीं चलती हैं। वहाँ सिंपल सी बात है, वो एरिया जिसे गवर्नमेंट का कोई भी कागज़ हो, उसमें ये लिख दिया जाए कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है, उसमें कोई भी इंटर नहीं कर सकता, फिर चाहे उसमें डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब आ जाए। तो लीगल का मतलब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी, जैसे कि अपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल काउंसिल है, तो वो डिस्ट्रिक्ट जो ट्राइबल काउंसिल है उन्हें पावर दी गई है। तो इस टाइप के अगर किसी ने किसी एरिया को डिक्लेयर कर दिया कि ये फॉरेस्ट है, तो वो वही फॉरेस्ट है, भले ही वहाँ 4 पेड़ ना खड़े हों, लेकिन वो ज़मीन फॉरेस्ट की है, मतलब फॉरेस्ट है, वो ख़त्म काम। तो ऐसी 3 डेफिनेशन हो गई। क्यों पढ़ा ये, इसकी वजह से। अब जैसे 2011 में क्वेश्चन पूछ लिया लीगल डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, अब मैं अगर नहीं बताता तो यही हथौड़ा उठा के आप हमारे सिर पे फोड़ते, इसलिए बेहतर है कि भाई तीनों डेफिनेशन बता देता हूँ, पढ़ लेना, काम एक बार में समझ के निकल जाओ। आगे है राइट अबाउट मेजर ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया। तो अब हम लोग जो फॉरेस्ट थे आपने फॉरेस्ट समझ लिया कि क्या है, उसके टाइप भी देख लेते हैं। अब ये जो फॉरेस्ट के टाइप हैं, आप कैसे बांटोगे? अपने पास एक दिमाग में रहता है, हम लोग अक्सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट। अब ये तो ठीक है, ट्रॉपिकल में भी आपको ऐसा मिल सकता है कि वेस्टर्न घाट के अलग हैं, जो पेनिनसुलर रीजन है उसके अलग हैं। यहाँ टेम्परेट में आपको हिमालय में ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय अलग अलग मिल जाएंगे। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ टाइप बहुत सारे हो जाते हैं। तो ऐसे ही फॉरेस्ट के जो अलग अलग आधार पे अपन उन्हें क्लासीफाई कर लेते हैं। अब ये मत बोलना कि क्लासिफिकेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, भाई सीधी सी बात है, एग्ज़ाम निकालना इसलिए पढ़ रहे हैं। तो फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन के बेस क्या है? उम्र के आधार पर रीजनरेशन, कंपोजिशन, ऑनरशिप, लीगल फंक्शन, भगाना दिखाना, चलेगा बहुत सारा। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ना आए, तो टेंशन नहीं लेना है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसा मैंने बोला, सिल्वीकल्चर पूरी फॉरेस्ट्री का कोर है। तो कई बार हम लोग जो सिल्वीकल्चर सिस्टम में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसे भी खींच के यहाँ ले आते हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे, उसे भी उठा के यहाँ खचोर के ले आएंगे। जो लॉ एंड ऑर्डर में यानी कि फॉरेस्ट लेजिस्लेशन में पढ़ रहे होंगे, उसे भी यहाँ लेके आएंगे, उसे वहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक साथ रिव्यू कर लेते हैं। अब एक और आता क्वेश्चन कि आखिर हमें फॉरेस्ट को क्लासीफाई करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा यहाँ उड़ीसा वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं उड़ीसा और हिमाचल की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे IFS ऐसा एग्ज़ाम है जो हर साल होता है, तो इनका एक स्टैंडर्ड पहुँच गया है, ये हर साल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जा रहे हैं। वैसे ही हिमाचल और उड़ीसा में क्या है, जो इनके सिविल के एग्ज़ाम हैं लंबे टाइम से होते जा रहे हैं, तो इनमें भी फॉरेस्ट्री में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। तो ये दोनों ऐसे पेपर हैं जो IFS को ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक टक्कर दे रहे हैं। आगे आप ऐसे क्वेश्चन भी देखोगे कि उड़ीसा में 4 साल पहले पूछ लिया क्वेश्चन, वो IFS में 2020 में आया। तो यहाँ पर ये अच्छा है कि भाई हम फॉरेस्ट को क्लासीफाई क्यों करते हैं। तो उसका एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि हमें डिस्क्रिप्शन हो जाए, जिससे हम फॉरेस्ट को समझ सकें, प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से उसको सही तरीके से मैनेज कर पाएँ और सही से रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएँ। इस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम फॉरेस्ट को क्लासीफाई करते हैं। इसी आप चाहे फॉरेस्ट के ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं या फॉरेस्ट क्लासीफिकेशन की ज़रूरतें समझ सकते हैं, जैसा भी आप समझो वो ले लो। फॉरेस्ट क्लासीफिकेशन के बेस क्या है, ये हो गए अपने, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था बेसिस ऑफ फॉरेस्ट क्लासीफिकेशन। अब ये जो डिफरेंट बेसिस हैं, इन्हें एक एक करके समझेंगे, थोड़ी आसानी से समझेंगे। जैसे
आपको बोल दिया कि फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन उसके कंपोजिशन के आधार पर। कंपोजिशन में अपन को आसानी से समझ में आता है। मान के चलो कोई ऐसा फॉरेस्ट का एरिया है जहाँ केवल टीक लगा है। 100 हेक्टेयर का एरिया पूरे में 100% टीक है, या लगभग 80%, क्योंकि नेचुरल फॉरेस्ट में 100% जैसी चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो हम लगभग अगर 80% तक है, 80% या उससे ऊपर होना चाहिए, अगर कोई एक स्पीसीज है तो हम उसे मानते हैं कि ये प्योर फॉरेस्ट है। जैसे आपको कई बार लिखा मिलेगा प्योर टीक फॉरेस्ट। इसका मतलब है कि ये जो एरिया है इसमें जितने भी पेड़ हैं इसमें लगभग 80% अकेले टीक है। दूसरा है मिक्स फॉरेस्ट, मतलब जिसमें बहुत सारी स्पीसीज हैं। अब मिक्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बट अपने काम की यहाँ आईएफएस या रिटन एग्ज़ाम में है नहीं, तो अपन को ज़्यादा पछड़े में जाने की ज़रूरत है नहीं। दूसरा हो सकता है आप फॉरेस्ट कैसे उगा रहे हैं। आप यहाँ ये नहीं देख रहे हो कि नेचुरल है या मैन मेड है। आपका पर्पज़ है कि फॉरेस्ट का उत्पत्ति कैसे हुई, रीजनरेशन कैसे हुई। रीजनरेशन, अगर कोई पेड़ है उसका बीज गिर गया, बीज गिरे और उससे फॉरेस्ट खड़ा हो गया पूरा, उसे बोलते हैं हम हाई फॉरेस्ट। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आप आगे पढ़ेंगे बांस। बांस के फ्लावर में ग्रेगेरियस फ्लावरिंग होती है, और जैसी एक बार फ्लावरिंग आती है 100-150 हेक्टेयर की जो जंगल है बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, और पूरे एरिया में जो बम्बू के सीड हैं वो फैले होते हैं, और जैसी बारिश हुई वो सीड पूरे के पूरे उगते हैं, पूरा वापस बम्बू का जंगल, बांस का जंगल उगा देते हैं। तो ये क्या है, हाई फॉरेस्ट है। यहाँ पूरा का पूरा फॉरेस्ट है वो सीड से उगा है। ये मैंने बम्बू एक नेचुरल तरीका बता दिया। आर्टिफिशियल में आप क्या बोल सकते हैं, मान लो कि कल कंपा प्लांटेशन के अंदर अपन ने 100 हेक्टेयर एरिया में प्लांटेशन कर दी, किससे, सीड से, तो वो आर्टिफिशियल हो गया, लेकिन हाई फॉरेस्ट है। कुपाइज फॉरेस्ट का मतलब वो फॉरेस्ट जो किसी भी टाइप के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के माध्यम से खड़ा हुआ हो, चाहे वो कोपाइज से हो, रूट सकर से हो, रैतून से हो, राइजोम से हो, वो वेजिटेटिव काइक होना चाहिए। नेचुरल यानी कि सीड से नहीं होना चाहिए, वेजिटेटिव होना चाहिए। वेजिटेटिव आप चाहे प्रमोट कर सकते हो, नेचुरल हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे हम रीजनरेशन के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तीसरा बेस है एज के आधार पर, उम्र के आधार पर इसे क्लासीफाई करना। आप बोल सकते हैं कि कोई ऐसा जंगल है जहाँ पेड़ जो हैं मेजॉरिटी वो लगभग एक ही एज ग्रुप के हैं। आपको इनकी डिटेल के पचड़े में अभी नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना नहीं है, तो डिटेलिंग में नहीं जाओ। आपके हिसाब से इवन एजेड का मतलब ऐसा फॉरेस्ट जिसके पेड़ लगभग ऑलमोस्ट सभी सेम एज के हों। अब मान लो अगर कोई पेड़ है, उनकी जो एज है, एवरेज एज, वो 100 साल या उससे बड़ी है, तो अपन 5-10% जैसे 25% तक की परमिट दे देते हैं, लेकिन ये अपने लिए मायने नहीं रखता है। अपन ये मान के चलेंगे कि इवन एजेड या रेगुलर फॉरेस्ट का मतलब वो फॉरेस्ट जहाँ पेड़ लगा हुआ सभी सेम एज के हैं, और अनइवन एजेड मतलब जैसे नेचुरल फॉरेस्ट है जहाँ आपको कोई एज डिफरेंस जो है सेम तो मिलने वाला नहीं है, सभी कोई बुढ़ापा है, किसी का कोई अभी नए नए उगे हैं, तो ये है अनइवन एजेड या इर्रेगुलर फॉरेस्ट। अपना अगला बेस आप ऑनरशिप पे देख सकते हो। मालिक कौन है इसका, गवर्नमेंट है, कोई प्राइवेट सेक्टर है, जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री से पॉल्यूशन पब्लिक डोमेन में ना जाए इसलिए इसके चारों तरफ प्लांटेशन कर दी जाती है। इंडस्ट्रियल जो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री है उसके अंडर आती है। तो इस टाइप से आप कोई प्राइवेट इंडस्ट्री हो सकती है, ग्राम पंचायत वगैरह है, जैसे कि लालवन पंजाब का एक एग्जांपल अच्छा है, कोई भी लिख दो, एग्जांपल चाहिए होता है, पंचायत की हो सकती है या कम्युनिटी की हो सकती है। लेकिन एक टर्म याद रखें, कम्युनिटी की जो फॉरेस्ट्री है, कम्युनिटी का जो फॉरेस्ट होता है
उसे यहाँ शब्द कम्युनिटी फॉरेस्ट भी लिख सकते हो और कम्युनल फॉरेस्ट भी लिख सकते हो। यहाँ कम्युनल का जो मतलब है कम्यून से है, मीन्स कम्युनिस्ट से है, या कम्युनल का मतलब वो रिलीजियस कम्युनलिज्म वाला इशू नहीं है कि ये कम्युनल है, रिलीजियस है। या कम्युनल का मतलब कम्युनिटी ग्रुप का है। इंडस्ट्री के चारों तरफ जो लगाते हैं प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए, वो आपको बताई दी है। और भी क्लासिफिकेशन के बेस हो सकते हैं, जैसे अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 की। ध्यान रहे जो अपनी करंट फॉरेस्ट पॉलिसी है उन्होंने ये क्लासिफिकेशन बंद कर दिया है, क्योंकि पहले अपना फॉरेस्ट से जो उद्देश्य थे वो एक्सप्लॉयटेशन वाले थे। जो अभी की, जैसे कि अभी करंट में अपनी जो पॉलिसी चल रही है 1988 की, ये अभी जो ड्राफ्ट आया है नवंबर दिसंबर तक अभी इन्होंने लास्ट डेट दे रखी है, और शायद है अगले 1-2 साल में ये आ भी जाएगा। तो ये पॉलिसी के उद्देश्य अब प्रोडक्शन है ही नहीं, पूरा प्रोटेक्शन हो गया। तो इसलिए अब क्लासिफिकेशन जो है उसे ख़त्म ही कर दिया गया। लेकिन जो पुरानी पॉलिसी है उसमें इस टाइप के हैं प्रोटेक्शन, नेशनल, विलेज, ट्री लैंड। अब क्योंकि क्वेश्चन लिखना है 20 मार्क या 15 मार्क में कहीं बड़ा लिखना हो गया तो अपन को ये चीज़ें हेल्प हो जाती हैं लिखने के लिए। बाद में इस क्लासिफिकेशन को 1970 में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 65 के आसपास, तो 70 में एक कमेटी बनाई गई थी, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, कि भाई देख लो। तो क्योंकि उस टाइम पे फॉरेस्ट्री जो है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ही पार्ट थी। तो ये जो NCA, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, इसने भी बीच में रिपोर्ट लेके आ गया था जिसमें फॉरेस्ट के जो ऑब्जेक्टिव थे उन्हें रिक्लासीफाई किया था। बट वही है कि इसका क्लासिफिकेशन भले ही है, बट अब इनका अपने लिए ज़्यादा पर्पज बचता नहीं है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पढ़ सकते हैं, काम आ जाता है। लीगलिटी के हिसाब से आप जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसमें क्लासिफिकेशन है कि रिजर्व है, विलेज है, प्रोटेक्टेड है या अनक्लास है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन और चलते हैं, और भी आ जाएंगे आपको। ग्रोविंग स्टॉक के आधार पे आएंगे कि नॉर्मल फॉरेस्ट है, एबनॉर्मल है। इसमें आपको अभी पछड़े में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग फॉरेस्ट मैनेजमेंट समझेंगे ये चीज़ें अगेन आएंगी, तो याद हो जाए तो सही, नहीं हो जाए, समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समय के साथ धीरे धीरे आएंगी। इन्हीं फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन में जो मैन है वो है अपने 2 लंगोटिया भाई है, चैंपियन एंड सेथ। अलग अलग हैं एक्चुअल में, बट क्योंकि काफ़ी टाइम से पढ़ रहा है तो उन्हें अक्सर ये बोल देते हैं कि लंगोटिया 2 से थे 2। इन लोगों ने पहले ही अलग अलग हिसाब से क्लासीफाई किया फॉरेस्ट को, शायद 63 के आसपास किया, फिर 65 में किया, और फाइनल में आकर के इन्होंने जॉइंटली 68 में एक पूरा का पूरा एक प्रॉपर रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसमें इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं उन्हें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्लासीफाई किया। यानी कि इन्होंने पूरे फॉरेस्ट को 5 मेजर ग्रुप में और उसके अंदर 16 सब टाइप में बांट के पूरे का, जो इससे पहले बहुत बखती चल रही थी, कोई बोला इंडिया में 7 टाइप के फॉरेस्ट हैं, कोई 14 गिन रहा है, कोई 21 गिन रहा है, जिसकी जितनी मर्जी उतनी गिन रहा था। यहाँ पर आकर के ख़त्म हो गया और इसे जो अपनी गवर्नमेंट है उसने एक्सेप्ट कर लिया, और आज के टाइम पे यही चल रहा है। बीच में कुछ और अपडेटेड क्लासिफिकेशन आए हैं, बट उन्हें उतना प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिया गया मिला है, या उतनी एक्सेप्टेंसी नहीं है उनकी। तो ये अभी तक यही है मेजर अपने लिए। बीच में जैसे बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं उसमें अपडेटेड वाले भी हैं, लेकिन क्योंकि जो अपनी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है वो अभी भी इन 16 को ही फॉलो करती है। यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी अपडेटेड क्लासिफिकेशन है उनमें से किसी को भी नहीं माना है। आपकी जो अदर बुक्स हैं, रेफरेंसेस मटेरियल है, रिसर्च पेपर हैं, उसमें भले ही किसी भी टाइप के क्लासिफिकेशन आए हों, अपने लिए कोई मायने नहीं रखते। तो हम लोग यही 16 पढ़ेंगे। 16 को यहाँ शॉर्ट में है, टेंशन नहीं लेना है। पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया, वहाँ पर हम लोग इन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। कि जैसे इन्होंने मेजर ग्रुप में ट्रॉपिकल है, एक सब ट्रॉपिकल रखा है, सब ट्रॉपिकल के आगे बस यहाँ माउंटेन इन्हें लगा दिया, छोटा नाम छोटा पड़ रहा होगा। इसके अंदर 7 ग्रुप हैं,
नाम याद रखने की कोशिश करना, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर फिर 3 है, फिर ट्रॉपिकल के बाद फिर सब ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, तीसरा है टेम्परेट, चौथा है एल्पाइन, ये अपना एल्पाइन और ये सब एल्पाइन, चौथा है सब एल्पाइन, पांचवा है एल्पाइन। पहले के अंदर 7 हैं, दूसरे में 3, इसमें भी 3 है, इसमें 1 है और इसमें फिर 2 है। नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करके अपन पढ़ेंगे। बस ऐसा है कि ने ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन दिया है, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे आके अपन फॉरेस्ट क्या है, उसके टाइप क्या है, जो लंबा चौड़ा डिस्कशन कर सकते थे वो चीज़ें हो गई। अब जाते जाते एक शब्द और देख लेते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं फॉरेस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं वन। एक शब्द पढ़ते हैं जंगल। तो फॉरेस्ट और जंगल का मतलब क्या है? देखो, फॉरेस्ट जो है, जैसे आप पढ़ते हैं अक्सर बोर्ड लगे मिल जाएंगे, वन विभाग। ये जंगल विभाग नहीं लिखे जाते, ये वन विभाग है। अपने यहाँ इंडिया में आप अगर अपना हिस्ट्री देखते हैं तो वहाँ पर अपनी जैसे 4 आश्रम सिस्टम आते हैं। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है। शब्द क्या है? वानप्रस्थ, यानी कि आप जिंदगी की तीसरी फेज में हो और आप जंगल की तरफ जा रहे हो, वानप्रस्थ की वनों की तरफ जा रहे हो। आप जंगल में नहीं जा रहे, आप वनों में जा रहे हैं। यानी कि अपने यहाँ ऐसे फॉरेस्ट थे, कुछ ऐसा हिस्सा था जंगलों का जिसे राजा महाराजा जो एम्पायर है उनके अंदर उन्हें कंट्रोल किया गया, उनके अंदर उन्हें मैनेज किया गया। यानी कि मैनेज वाले वन, इसे बोला जाता है फॉरेस्ट। और वो अनमैनेज एरिया जिन्हें किसी भी टाइप का मैनेजमेंट नहीं किया गया, जो ह्यूमन कंट्रोल से बाहर है, ह्यूमन मैनेजमेंट से बाहर है, उसे बोला जाता है जंगल। ये दोनों में फ़र्क है। तो कई बार जैसे हिंदी में जो न्यूज़पेपर आते हैं या अपने मराठी वाले पेपर हैं, वो लिख देते हैं जंगली अमले ने यहाँ अटैक किया, या यहाँ पर लोगों ने, आदिवासियों ने या ट्राइबल्स ने या कोई और हैं जिन्होंने जंगली अमले पे अटैक कर दिया, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे अटैक किया। तो ये जो जंगली अमला है या फॉरेस्ट विभाग है, उसे फॉरेस्ट बोला जाता है, फॉरेस्ट विभाग बोला जाता है, जंगली विभाग नहीं बोला जाता है। इन शब्दों का एक बेसिक सेंस समझ में आ गया। अपने थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे लीगल डेफिनेशन, फिर आपसे पूछा था कि इसका क्लासिफिकेशन, मेजर ग्रुप ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया। अब मेजर ग्रुप पूछा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना सारा क्लासिफिकेशन लिखते हैं। अपन चैंपियन एंड सीट का सीधा चिपका के निकाल लेंगे, वैसे भी 10 मार्क का है। तो लीगल डेफिनेशन आ गई और चैंपियन एंड सीट को एनलिस्ट कर दोगे और निकल लोगे, यहाँ से आराम से एक पेज भर जाता है। वैसे भी आप एक थंब रूल लेके चलो। अगर क्वेश्चन आपका 5 मार्क का है तो आपको जो भी आपका पेज है, सपोज ये पेज है, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो हाफ लिखिए, 10 मार्क का है पूरा लिख दीजिए, 20 मार्क का है दोनों साइड लिख दीजिए, ख़त्म काम। नेक्स्ट आप कुछ ऐसे और भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि फॉरेस्ट टाइप्स जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हाई फॉरेस्ट कोपाइस में क्या डिफरेंस है, इनके बीच में डिफरेंस लिख दो। ये बकैती में नहीं पढ़ना है, स्टेट वाले देखते रहेंगे, आईएफएस को नहीं है। और आगे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा ये चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी। हालांकि आप कोशिश कर सकते हो इन्हें क्वेश्चनों को लिखने की। इससे क्या है कि पहले सिंपल चीज़ों से लिखना थोड़ा आसान हो जाता है। क्वेश्चन लिखना एक बार हैबिट में आ जाता है, तो आप जब पहले छोटी छोटी चीज़ें लिखोगे तो बड़ी बड़ी चीज़ों पर करना आसान है। दूसरा पिलर आएगा अपना कि फॉरेस्ट तो समझ लिया, लेकिन ये फॉरेस्ट्री क्या है? फॉरेस्ट्री का मतलब जैसे एग्रीकल्चर है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, मतलब वो साइंस है जिसके अंदर हम पेड़ों को लगाते हैं, उनका पूरा ग्रो करते हैं, काट छाट करते हैं, उनकी काटते हैं, मार्केट में बेचते हैं, फिर नए पेड़ लगाएंगे, पेड़ों के जो दुनिया भर के एस्पेक्ट हैं उनको मेंटेन करेंगे। क्योंकि आप ऐसे समझ लो फॉरेस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, ट्रैवल्स है। तो यहाँ फॉरेस्ट्री का मतलब फॉरेस्ट्री के सभी एंगल। तो यहाँ
जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से अपन को चलना है। इसमें क्या होगा, क्रिएशन, कंजर्वेशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट का यूटिलाइजेशन, ये होता है फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री के भी टाइप होते हैं भाई, ये भी सिर दर्द करेंगे आपके। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। हमारी स्टेट गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है, यहाँ की स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी है। जैसे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, तो पॉलिसी तो यही बोलते हैं कि अपने देश का पूरा जो फॉरेस्ट है उसे हम प्रोटेक्शन के अंडर लेके आएंगे, यानी कि उससे कल्टीवेशन वाला प्रोडक्शन पर्पज है उसे ख़त्म कर दिया गया। बाद में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये गाइडलाइन दी थी, उसमें भी यही चीज़ें हैं कि प्रोटेक्शन को ही हमें चलना है, प्रोडक्शन ख़त्म। लेकिन हमारा स्टेट अभी जो पॉलिसी फॉलो कर रहा है उसमें कहा गया है कि हम अपने पूरे फॉरेस्ट का 90% तो प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन 10% फॉरेस्ट को हम प्रोडक्शन के अंडर मेंटेन करेंगे। तो आपको यहाँ दो चीज़ें समझ में आएंगे कि आप फॉरेस्ट को किस लेवल पे मैनेज कर रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ हमारा स्टेट बोलता है कि हम 10% एरिया को इंटेंसिव फॉरेस्ट्री के अंदर मैनेज करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ आ रही है कि फॉरेस्ट्री के दो तरीके होते हैं मैनेज करने के, जहाँ पेड़ों को लगा रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, उन्हें मैनेज कर रहे हैं। अगर ये आपके पास सपोज कोई छोटा एरिया है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाना छोड़ करके घर जाता हूँ और मेरे पास 2 हेक्टेयर का खेत है, उसमें मैं फॉरेस्ट्री कर रहा हूँ, तो क्योंकि 2 हेक्टेयर ही है, छोटा एरिया है, तो मैं वहाँ बहुत अच्छी तरह से फॉरेस्ट्री करूँगा, कहीं भी जगह खाली नहीं छोड़ूंगा। जैसे कोई पेड़ कटता है उसकी जगह पे हाल ही दूसरा पेड़ लगा दूंगा। तो इसे बोलेंगे हम इंटेंसिव फॉरेस्ट्री, जहाँ हम उसकी साइट का मैक्सिमम पोटेंशियल यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है एक्सटेंसिव। मान के चलो मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया, 2000 हेक्टेयर का एरिया मेरे अंदर दे दिया गया, कुछ में पेड़ नहीं है, रहने दो, कौन करे, सिर दर्द है। जहाँ मतलब बड़ा एरिया है और मैं ज़्यादा केयरफुल नहीं कर रहा हूँ, चलने दो, वो है एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री, जहाँ आप फॉरेस्ट से इंटेंशनली प्रोडक्शन ना लेकर के उसके जो माइनर प्रोडक्ट हैं उन पर ध्यान दे रहे हैं कि कम मेहनत में चीज़ें हो जाएं। ये अक्सर तब होता है जब आपके पास बहुत बड़ा एरिया है, तो आप उसमें क्या सोचते हो कि पूरे से टिम्बर लेके कोई फ़ायदा नहीं है, एक काम करेंगे, कुछ एरिया से हम फ्यूल बोर्ड को कलेक्ट करेंगे, कहीं से टिम्बर लेंगे, कहीं से कुछ होंगे, कुछ एरिया सीधा छोड़ देंगे वाटर साइड को मैनेज करने के लिए। इसलिए इसे बोलते, कई बार वो लिखा जाता है मल्टी यूज फॉरेस्ट्री। ये क्यों पढ़ना है मल्टी यूज? क्योंकि कई बार यूपीएससी वाले ताऊ ऐसे टर्म यूज करते हैं कि वो कहीं पढ़े नहीं होते हैं, तो दिमाग का दही हो जाता है। तो ऐसे बीच में छोटे मोटे टर्मिनोलॉजी जो है ढूंढ ढाड़ के लिख रखी है कि एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री को मल्टी यूज फॉरेस्ट्री भी बोला जा सकता है। लिपेड़ लेते हैं। नेक्स्ट है किस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम कर रहे हैं फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन के पर्पज से कर रहे हैं। प्रोडक्शन उद्देश्य है अपना, प्रोडक्शन में चाहे आपके कॉमर्शियल प्रोडक्शन हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो। सिटी है, अर्बन एरिया की फॉरेस्ट्री, उसे हम अर्बन फॉरेस्ट्री बोलते हैं, जहाँ अपना उद्देश्य सिटी के जो पॉल्यूशन है, जो वाटर साइड मैनेजमेंट है उससे संबंधित है, अर्बन हीट आइलैंड को कम करने के लिए। या सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री की अपनी 4 ब्रांचें हैं, इन्हें भी हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ बस थोड़ा देखेंगे लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इन्हें हम लोग आगे जाके फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। अब इन्हें भी एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि प्रोटेक्शन का मतलब आप कहीं एयर वाटर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो, जैसे इंडस्ट्री के आसपास कर रहे थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब है, या प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री का मतलब है, आपका जो प्रोडक्शन है वो इन्वायरमेंट से ना होकर के या तो पैसे के लिए कर रहे हो या किसी इंडस्ट्री से लिंक है। जैसे तराई रीजन जो है उत्तराखंड का है, उस रीजन में पॉपुलर की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब उनका पॉपुलर जो भी प्रोडक्शन है वो वहाँ लाल कुआं में एक सेंचुरी पेपर मिल है, पूरा का पूरा प्रोडक्शन वहाँ सेंचुरी मिल में चला जाता है। तो इसलिए बोल सकते हो कि आप एक इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री है, जहाँ आपका जो प्रोडक्शन है वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से लिंक है। और अगर मैं सपोज यहाँ एमपी में ग्वालियर के आसपास जो कल्टीवेशन किया जाता है हमारे यहाँ टिम्बर का, उनका पर्पज़ ये है कि हमने प्रोड्यूस कर दिया, जहाँ चला जाए वहाँ चला जाए,
हमारा पर्पज़ है जहाँ पैसे अच्छे मिल रहे हो वहाँ दे देंगे। हम इंडस्ट्रियल लिंक नहीं है। फ्यूल वुड को दे दिया, किसी पेपर इंडस्ट्री को दे दिया, किसी को वैसे ही बेच दिया, ये है कॉमर्शियल। जहाँ अपना प्रोडक्शन का पर्पज़ है इकोनॉमी, तो ये प्रोडक्शन के हो गए। फार्म फॉरेस्ट्री भी देख सकते हैं इसमें। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है सामाजिक वानिकी। फॉरेस्ट्री के जो एंगल हैं, जो एस्पेक्ट है, उन्हें समाज की भलाई के लिए अप्लाई कर देना। वैसे आगे चलेंगे हम, यहाँ पर थोड़ा बेसिक देखेंगे इसका। जैसे फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब आप फॉरेस्ट की जो प्लांटेशन है वो अपने फार्म पे लगा रहे हो। किसान जो है वो अपने खेतों पे लगा रहा है, उसमें फिर उसके उद्देश्य किसान के अपने होंगे, कौन सी स्पीसीज लेगा, जो भी उसके लोकल में हो रही होगी उसके हिसाब से लेगा। किसान कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल दोनों ही टाइप से फॉरेस्ट्री कर सकता है। जैसे मान लो गोवा वाले फैनी आपने सुन रखी है, अब वहाँ पर वो उसके काजू के जो है प्लांट लगा दें, फॉरेस्ट लगा दिया पूरा काजू का, लेकिन वहाँ पर उनका पर्पज़ जो है वो फैनी का प्रोडक्शन है, तो वो कॉमर्शियल हो गई। भले ही फार्म फॉरेस्ट्री के अंदर वो किसान लगा रहे हो अपने खेत पे फॉरेस्ट, लेकिन वो कॉमर्शियल है। मान लो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो 2-4 पेड़ लगा देते हैं खेतों के आसपास, पर्पज़ है डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए, वो नॉन कॉमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री हो गई। आप कहीं रास्ते पे जाओ, रास्ते पे बहुत सारी फ्लावरिंग मिल जाती है, ये रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री है। जहाँ आप जंगल फॉरेस्ट्री का मतलब आप पेड़ पौधों को लगा रहे हो, उनका प्रोटेक्शन दे रहे हो। सिंपल भाषा में बोलें तो पेड़ों का लालन पालन कर रहे हो, वही फॉरेस्ट्री है। आप रोड के किनारे कर रहे हो जिससे अच्छा दिखे, रिक्रिएशनल पर्पज़, रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। बकाया की चीज़ें अपने आप चलते रहेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपके, ये आगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। एक होती है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। आप एक्सटेंशन का मतलब होता है आप जंगल से फॉरेस्ट को बाहर लेके आ गए, लेकिन यहाँ फॉरेस्ट्री जो लगाई जाती है उसका पर्पज़ जनरली पॉल्यूशन से रिलेटेड है। आप रोड के किनारे जाओ अपने यूपी के गाँव में, आजकल गडकरी जी हाईवे के बगल में ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ पर ये सारी एक्सटेंशन है। आप पंजाब में चले जाओ, वहाँ पर कैनाल है, उनके किनारे प्लांटेशन है। बहुत सारी जगह आपको रेलवे ट्रैक के किनारे प्लांटेशन है। इसे सारी प्लांटेशन जो है इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, यानी कि फॉरेस्ट एरिया के बाहर आपने एक्सटेंड कर दिया, फॉरेस्ट को बाहर खींच के आ गए। तो ये बेसिक थीम है, इसे आप इजीली समझ लेंगे। अब इसके थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्री। तो इसे अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप आराम से कर लोगे। करना क्या है, एक तो सीधा आप उसकी डेफिनेशन लिख दोगे क्या है, ये आपकी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन पार्ट में हो गया। और देखो यहाँ पूछा था उसने ऑब्जेक्टिव, तो लिखना तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ही था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है तो आपको कुछ तो इंट्रो में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ फॉरेस्ट्री की जो डेफिनेशन आपने चिपका दी ये जो रूट वर्ड हैं उनके साथ, तो थोड़ा क्वेश्चन का फ्रेमवर्क अच्छा बन जाएगा कि यहाँ पर आपका इंट्रो हो गया और फिर जो पूछा गया वो लिख दिया। यहाँ कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे अपन जो जीएस के पेपर होते हैं उनमें कंक्लूजन लिखते हैं सिविल में, यहाँ लिखने की ज़रूरत है नहीं, कुछ बचता ही नहीं है कंक्लूजन के लिए। क्या लिखोगे, टाइम की खोटी करना है। तो टाइप ऑन द बेसिस ऑफ, तो इनको डिटेल में आप लिख दोगे, अपना आराम से एक पेज भर जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि पता पड़ा इंटेंसिव एक्सटेंसिव में ही पेज भर गया। प्रोडक्शन के लिए आपको अगले पेज पे जाना पड़ रहा है। कोशिश करिए शॉर्ट में निपटाइए, या फ्लो चार्ट हो जाए तो फ्लो चार्ट में बना करके उसी में 2-2 लाइन थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे दो जिससे कंप्लीट हो जाए। अब अपना आता है तीसरा पिलर। अभी अपन देख चुके हैं फॉरेस्ट, उसका टाइप, फॉरेस्ट्री उसका टाइप। अब देखेंगे सिल्वीकल्चर। ये जो सिल्वी है इसका भी मतलब लकड़ी ही है, वुड ही है। सिल्वीकल्चर का मतलब होता है पेड़ों की खेती करना। अब आप बोलो कि फॉरेस्ट्री में भी तो यही पढ़ी, बस डेफिनेशन का डिफरेंस ध्यान रखना बापू। बकाया की चीज़ें क्या है, सब मोह माया है। सिल्वीकल्चर का भी वही सेंस जाता है, उसका भी वही सेंस जाता है। यहाँ सिल्वीकल्चर की जो उत्पत्ति है वहाँ एक शब्द आता है सिल्विक्स, सिल्विक्स से उठा के इन्हें सिल्वीकल्चर बना दिया। और सिल्विक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई पेड़ है, इसमें
आज बीज है, बीज को लगा दिया तो वो कैसे बढ़ेगा, फिर वो कितना बढ़ेगा, उसकी पूरी ज़िंदगी जब तक वो मर नहीं जाता है उसकी स्टडी करना। और जब वो एडल्ट फेज में होता है पेड़, तो उसकी जो एनुअल फिनोलॉजी है, जो साल भर का जो उसका चक्र है, उसकी स्टडी करना। इस सब को बोला जाता है सिल्विक्स। ये यहाँ लिखा है, लाइफ हिस्ट्री एंड जनरल कैरेक्टर, इसकी स्टडी है सिल्विक्स। और सिल्विक्स के प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमें पेड़ों को मैनेज करना, ये है सिल्वीकल्चर। लेकिन अपना काम है डेफिनेशन याद रखो, ज़्यादा उसमें फिक्सेशन में जाना नहीं है। इसकी 3 डेफिनेशन दी हैं, जो अच्छी हो, जो पसंद हो वो लिख लो, उसी को याद कर लेना। मैं 2008 से फॉरेस्ट्री में हूँ, मतलब 11-13 सालें हो चुकी हैं मुझे इसमें, और अभी तक मुझे केवल एक ही डेफिनेशन है जो याद हुई है, सिल्वीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप। बस ख़त्म। ये थ्योरी प्रैक्टिस बका के इतने हैं भाई, इतना दिमाग का दही होता है कि बापू हमसे ना हो पाए। आर्ट साइंस पकड़ लिया, मैटर क्लोज है, इतने से टीचर भी सेटिस्फाई और अपन भी बच जाते हैं। तो बस जो अच्छी हो से देख लो, निपट गया अपन। अब आता है कि सिल्वीकल्चर जो है उसकी स्टडी करना हमें क्यों ज़रूरत है। देखो, फॉरेस्ट्री एक बहुत बड़ा एरिया है। फॉरेस्ट्री के अंदर छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। अभी अपन सिल्वीकल्चर की स्टडी कर रहे हैं, तो ये फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का एक छोटा सा पार्ट है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा फॉरेस्ट फिर फॉरेस्ट्री, तो अब फॉरेस्ट्री का एक छोटा पार्ट है सिल्वीकल्चर। इसमें फिर बहुत सारे और चीज़ें आएंगे, लेकिन सिल्वीकल्चर इतना डिटेल है, पूरे फॉरेस्ट्री का अकेला 20% पार्ट है, क्योंकि सिल्वीकल्चर ऐसा टूल है कि जो हर जगह पिला है। कैसे, तो हमें पढ़ना क्यों पड़ता है सिल्वीकल्चर। जैसे पेड़ों का रोटेशन पीरियड हमें कम करना हो, जंगल का जो कंपोजिशन है उसे चेंज करना हो, कोई बाहर से पेड़ है उसे जंगल में लगाना है, तो हमें कम से कम पेड़ के क्या कैरेक्टर हैं, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, जिससे हम सही तरीके से रख सकें, उन चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरत है। कहीं प्लांटेशन कर रहा है उसे मैनेज करने के लिए ज़रूरत है। तो और भी ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये रोटेशन पीरियड क्या होता है, कंपोजिशन कैसे चेंज करते हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे हम लोग एक एक करके समझेंगे चीज़ों को, बट आप कुछ थी में समझते जाओ तो आगे चलते जाएंगे। अब जैसे MP में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि सिल्वीकल्चर के ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ इसका पर्पज़ ये नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन में हम IFS वाले फंसें, बस ये है कि ऐसे ऐसे इंटरटेनमेंट होता रहता है कि अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, चलो देख लेते हैं। अब आया अपना क्वेश्चन कि सिल्वीकल्चर का फॉरेस्ट की जो अदर ब्रांचेज हैं, क्योंकि सिल्वीकल्चर एक टाइप से हब की तरह काम करता है, हर ब्रांच में इसने कीले ठोक रखी है। तो फॉरेस्ट्री की जो अदर ब्रांचेज हैं उनके साथ सिल्वीकल्चर का क्या संबंध है। एक टाइप से फॉरेस्ट्री का बैकबोन बोला जाता है, हब बोला जाता है। जैसे ये अपने 2020 का क्वेश्चन है। आप यहाँ नीचे क्वेश्चन देखो उड़ीसा वालों का। उड़ीसा में लगभग सेम क्वेश्चन 2016 में ही पूछा जा चुका था, और वो वही क्वेश्चन घूम फिर के कॉमन थीम वाला अपने IFS में आया। इसलिए मैंने बोला कि स्टेट के क्वेश्चंस को कभी कभार देखते रहो, स्पेशली उड़ीसा और हिमाचल। ये IFS के लिए हमें बहुत कुछ समझने में हेल्प कर देते हैं। अब यहाँ क्या लिखा जाए, कुछ चीज़ें तो सीधी सीधी ऊपर लिख रखी है, आप पढ़ लोगे समझ जाओगे। अब बात है सिल्वीकल्चर का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर पेड़ों का कल्टीवेशन करते हैं। फॉरेस्ट की अलग अलग ब्रांचें हैं, उनका अलग अलग उद्देश्य है। जैसे कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है, उसका मतलब है जंगलों को बचाना। सिल्वीकल्चर का मतलब क्या है, पेड़ों को उगाना। तो एक काम कर सकते हैं कि अगर जंगल कोई एक सिंगल स्पीसीज का है, हम सिल्वीकल्चर के टूल यूज करेंगे और उसे एक स्पीसीज का ना करके उसे मल्टी स्पीसीज का कर देंगे, या एक ही स्पीसीज की अलग अलग एज ग्रुप का कर देंगे, जिससे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हो, जिससे कोई इंसेक्ट अगर फॉरेस्ट पे अटैक करे तो डैमेज का जो इम्पैक्ट है वो कम हो। यानी कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का एंगल सिल्वीकल्चर से जुड़ गया। फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में क्या होता है, हम फॉरेस्ट में ये फॉरेस्ट ही पूरी पढ़ रहे हैं, इसलिए कि पूरी फिलोसॉफी हम जंगल के पेड़ों पे अप्लाई करें,
वो ज़्यादा बेहतर तरीके के प्रोडक्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट से हम प्रोडक्शन ले पाएँ, जो प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री का अपना उद्देश्य था। और यहाँ सिल्वीकल्चर का क्या है कि हम पेड़ों पे के समझ रहे हैं कि कौन सा पेड़ कैसी चीज़ों से ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तो आप समझ गए, पेड़ों को सही से मैनेज करोगे तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और ज़्यादा मिलेगा। सिल्वीकल्चर सही से यूज़ नहीं करोगे तो ना तो प्रोडक्शन मिलेगा, जंगल और बर्बाद हो जाएंगे। फॉरेस्ट मैंसुरेशन से ले लो। मैंसुरेशन का मतलब क्या है कि आप टिम्बर का वॉल्यूम मेजर कर रहे हो। सिल्वीकल्चर का क्या लिंकेज है, मान के चलो कोई सिल्वीकल्चर का ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया किसी जंगल पे, एक टाइप से डॉक्टर की तरह इंजेक्शन ठोक दिया। अब देखेंगे कैरेक्टर कि उसके वॉल्यूम में प्रोडक्शन में क्या हो रहा है। ये ऐसे समझ लो आप, जैसे आपके पास एक फार्म है, आपने 2 किलो यूरिया DAP डाल दिया। अब आप देख रहे हो कि फसल में उत्पादन में कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब है वो 2 किलो का लगाना फ़ायदेमंद है। अगर आपने 200 रुपये का फर्टिलाइज़र डाले और 400 रुपये का प्रोडक्शन निकल रहा है, यानी कि बेनिफिट है। तो जो निकल रहा है वो कैसे पता पड़ेगा, मेजरमेंट से। तो यहाँ फॉरेस्ट मैंसुरेशन सिल्वीकल्चर आपस में लिंक हो गए। ऐसी और भी सब्जेक्ट हैं जो आपके नोट्स में दे दिए गए हैं, वहाँ से पढ़ लेना। बगैर की चीज़ें बकैती चलती रहती हैं। एक क्वेश्चन आया था कि सिल्विक्स कैसे समझ सकते हो, जैसे आपका ब्रेन है, सिल्वीकल्चर मतलब आपके हाथ हैं, आप सिल्वीकल्चर यानी कि पेड़ों पर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन कर रहे हो, लेकिन वो ऑपरेशन करने से पहले आपको उस पेड़ के बारे में ये पता होना चाहिए कि ये पेड़ कैसे बिहेव करता है, इसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, पेड़ कैसे उगता है, कहाँ का पेड़ है, ट्रॉपिकल का है, सब ट्रॉपिकल का है। आप हिमालय के पेड़ को राजस्थान में उगा दो तो नहीं चलेगा। तो आपको सिल्विक्स का सिल्वीकल्चर में कैसे रोल है उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है सिल्विक्स सिल्वीकल्चर के इशू पे, आप उसे पढ़ लो, हो जाएगा। अब अपना 4th पिलर है रोल ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का हमारे लिए क्या बेनिफिट है, तो फॉरेस्ट 2 बेनिफिट देते हैं, आप चाहे प्रोडक्शन ले लो और प्रोटेक्शन ले लो। कई बार जो प्रोडक्शन है, देखो जंगल से कुछ निकलेगा, जो चीज़ें निकल रही हैं जिसे आप महसूस कर सकते हो, यानी कि आपके टेंजिबल है। मुझे याद नहीं होता था तो मैं ऐसे याद रखता था कि जंगल से जो कुछ चीज़ें निकलती हैं जिसे आप पकड़ सकते हो, बेच सकते हो, बेचोगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि पैसे रखूँगा कहाँ, कहीं गवर्नमेंट टैक्स ना मांग ले, कोई चोरी ना कर ले जाए। तो प्रोडक्टिव रोल मतलब टेंजिबल बेनिफिट, मतलब वो फ़ायदे जो आपको तनाव देने वाले फ़ायदे हैं, जंगलों से तनाव वाले फ़ायदे। प्रोटेक्टिव रोल मतलब इनटेंजिबल, मतलब वो रोल जो आपको टेंशन नहीं देते हैं। अब जंगल से प्रोडक्टिव क्या है, जैसे जंगल से आपको टिम्बर मिल रहा है, जलाऊ लकड़ी मिल रही है, गम, रेजिन, फाइबर, ऐसी चीज़ें मिल रही, ये प्रोडक्टिव है, टेंजिबल है। इनटेंजिबल मतलब जंगल से हवा, ऑक्सीजन आ रहा है, पानी, वाटर सेड हवा की स्पीड को कम कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस को मैनेज कर रहे हैं, O2 CO2 बैलेंस कर रहे हैं, वाटर सेड मैनेज कर रहे हैं, सॉइल को मेंटेन कर रहे हैं। ये इंटेंजिबल बेनिफिट हो गए। आप इन्हें डिटेल में नोट्स में पढ़ लोगे, बेसिक आइडिया आप लोगों को पता होता है, ऑलरेडी प्रीलिम निकाला है, तो इन चीज़ों को ज़्यादा कोरे देने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ, डिस्कस इन डिटेल द प्रोटेक्टिव रोल ऑफ नेशनल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ प्रोटेक्टिव जो रोल है, प्रोटेक्टिव यानी कि इंटेंजिबल, इनको पूछ लिया गया। कभी आपसे कोई, जैसे IFS 2011 में इन्होंने टेंजिबल और इंटेंजिबल करके फॉरेस्ट के बेनिफिट पूछ लिए, या आपसे टेंजिबल इंटेंजिबल करके पूछ लेंगे, या प्रोटेक्टिव प्रोडक्टिव करके पूछ लेंगे, या कुछ नहीं करेंगे तो सीधे पूछ लेंगे फॉरेस्ट की रोल बता दो, तो आपको दोनों ही लिखने होते हैं। ऐसे आप इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हो। इनको प्रोटेक्टिव प्रोडक्टिव को थोड़ा डिटेल में सही से समझ लेना वहाँ पर, क्योंकि आपसे जैसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री में बोलेंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री के क्या बेनिफिट हैं, तो यही पेड़ वहाँ है। तो चाहे एग्रो फॉरेस्ट्री आ जाए, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट आ जाए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट आ जाए, यही चीज़ें हर जगह लगेंगी, तो इसलिए कॉमन सी हो जाती हैं, इसलिए इसे सही से समझ लो, इन्हें एक बार पढ़ लो तो कोई दिक्कत आती नहीं है।
अब अपना है इस आज के टॉपिक का लास्ट पिलर कि फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट थ्रू एजेस। जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर का है, इनने कुछ पूछ रखा था, फिर यहाँ पर है एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेस्ट्री। कोई पूछ रहा है कि फॉरेस्ट्री की देश की आज़ादी के बाद 5 ईयर प्लान के दौरान क्या विकास हुआ है फॉरेस्ट्री में। कोई पूछ रहा है कि फॉरेस्ट्री का जो डेवलपमेंट है उसके जो 5 पार्ट हैं, अब कौन से 5 पार्ट है किसी को पता नहीं है। बोला है कि जो 5 जो पीरियड हैं फॉरेस्ट्री के डेवलपमेंट के उन्हें एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई 4 बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जिसकी मर्जी है वो पूछ रहा है। अपन ऐसे समझ सकते हैं, एक है एंशिएंट पीरियड, जैसे प्राचीन जो है एंशिएंट इंडिया वाला, उसमें स्टार्टिंग में विष्णु पुराण आती है जिसमें 13 टाइप के वनों का डिस्क्रिप्शन है। कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस 13 टाइप के हैं, इतने से काम हो जाएगा अगर कभी ज़रूरत पड़ गई, नहीं तो उम्मीद है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आते हैं अपने चंद्रगुप्त मौर्य। ये पहले ऐसे रूलर होते हैं जिन्होंने फॉरेस्ट को मैनेज करने की कोशिश की। आप लोगों ने कुप्याध्यक्ष वगैरह पढ़ा होगा शब्द। कुप्या का मतलब होता है फॉरेस्ट, कुप्याध्यक्ष मतलब वो फॉरेस्ट को मैनेज करने वाला। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है कि एक जो राज्य है उसके पास जो मैनेज वाला पूरा फॉरेस्ट है उसे 4 हिस्सों में बांट देना चाहिए। एक हिस्सा राजा के पर्सनल यूज़ के लिए, जहाँ वो अपने शिकार के लिए जा सकता है, एंटरटेनमेंट के लिए जा सकता है। दूसरा हिस्सा जिससे जो रेवेन्यू है वो राज्य कोष में जाएगा। राजा राज्य कोष 2 अलग चीज़ें हैं। जैसे आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने मोदी जी हैं जो प्रधानमंत्री, या बीजेपी है वो सत्ता में है, भारत सरकार बीजेपी नहीं है, बीजेपी भारत सरकार नहीं है। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, कल कांग्रेस की हो सकती है, परसों कोई नई पार्टी हो सकती है। कहने का मतलब है कि राज्य और राजा दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। इसलिए यहाँ प्राचीन काल में भी जंगलों के 4 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा जो राजा के लिए है वो राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी है। दूसरी है वो राज्य के कोष में जाएगा। भले ही राज्य कोष का जो रक्षक है वो राजा ही है, लेकिन वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। यानी कि एक हिस्सा राजा अपने लिए खर्च कर सकता है, दूसरा गवर्नमेंट का जो यूज़ होगा। तीसरा हिस्सा ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मदेव के रूप में रखा है। 4th हिस्सा पब्लिक के लिए किया है, और इसको पूरा मैनेज करने के लिए हेड अपॉइंट किया जिसे कुप्याध्यक्ष होगा किया गया, वो वनपाल की हेल्प से करता था। ऐसा मौर्यों तक रहा। इसके बाद गुप्ताओं पीरियड में कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन है नहीं डिटेल में, फिर मुगल आ जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी लूट मार वाली जैसी चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि ये मिडल पीरियड ऐसा नहीं रहा कि कोई बड़े एम्पायर हो, छोटे छोटे एम्पायर रहे, तो स्ट्रगल पीरियड चलता रहा। फिर बाद में रिलीजियस स्ट्रगल शुरू हो गए। जो भी पावर रही वो नॉर्थ में रही, तो साउथ इंडिया है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो बिल्कुल बाहर रहा। तो इनकी कोई बहुत खास डिस्क्रिप्शन मिलते नहीं हैं उस टाइम के। फिर शुरुआत आती है कॉलोनियल पावर से, जब 1806 में कैप्टन वाटसन को अपॉइंट किया जाता है। अब यहाँ पर ऐसा एक पूरा आपको कॉलोनियल पीरियड के बारे में ये टेबल ऐसी दे दी गई है। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ दे दी गई हैं, आप फ्री टाइम में पढ़ लेना। देखो यहाँ इतनी चीज़ें नहीं है कि आपको याद रखनी हो कि कब कॉलोनी आया, कब कौन आया, कब कौन आया। बस सिंपल वे में रख सकते हो कि हाँ, स्टार्टिंग में 1857 की जो रिवोल्ट है उससे पहले थोड़ा बहुत प्लांटेशन फॉरेस्ट्री वगैरह स्टार्ट हो गई थी। बाद में रिवोल्ट के बाद अपने ब्रांडिस आते हैं। ब्रांडिस उस टाइम पे ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस जो है वो भी स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फर्स्ट हेड बनते हैं IGF, और भी बहुत सारे रोल वो करते हैं। जैसे तुंगिया सिस्टम है उसे भी इंडिया में ऐड करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन भी आया कि जिसे आपने सिविल में याद हो कि सिविल में पूछा गया था कि जो लॉर्ड डलहौजी है क्या उसे हम आधुनिक भारत का निर्माता, इस टाइप का कुछ फादर ऑफ मॉडर्न जो है इंडियन जो है उसका, क्या हम उन्हें फादर बोल सकते हैं जो आज का करंट जो अपना भौगोलिक विन्यास है देश का। वैसे ही ब्रांडिस पे पूछा गया कि क्या हम
अपनी जो फॉरेस्ट्री है, वैसे इंडियन फॉरेस्ट्री का फादर मानते हैं उन्हें, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री का भी फादर माना जाता है, लेकिन उन्होंने पूछा था कि क्या हम इस टाइप का मान सकते हैं कुछ, क्या आधुनिक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका फाउंडिंग फादर वगैरह। तो उसमें उनके काम लिखने होते हैं आपको, तो काम में धीरे धीरे हम लोग बीच में भी पढ़ेंगे। वैसे यहाँ बता देता हूँ कि जैसे ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, स्टार्टिंग में IGF बने, तुम गैस सिस्टम लेके आए, स्टार्टिंग में जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो सारी चीज़ें इन्हीं के अंडर आई। बाद में इनके टाइम पे 1864 के आसपास ये बने थे, 65 में एक्ट आया था, बाद में 67 में ये फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट हुई थी। फिर चलता रहता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वॉलकर के बारे में हम लोग पॉलिसी में पढ़ेंगे, वॉलकर के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, हम फॉरेस्ट पॉलिसी में से डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो 1857 से पहले थोड़ा बहुत, 1857 से लेकर के बीच में वॉलकर आएंगे। वॉलकर के बाद अपना फॉरेस्ट एक्ट वगैरह में हम पढ़ेंगे 1927 का फॉरेस्ट लेजिस्लेशन में। तो ये एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना। एक चीज़ याद रख लो कि जो आपका ICF, ये जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI सुना होगा देहरादून में, ये 1906 के आसपास कैंपस बना था। तो ये लिखने में थोड़ा आसान आ जाता है अपन को। कैंपस बन गया, ये फॉरेस्ट एक्ट वगैरह आ गए, वाइल्ड लाइफ बोर्ड वगैरह बन गए। ऐसी चीज़ें देश की आज़ादी से पहले, देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री बना, इसे भी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ आते हैं KM मुंशी, जिन्होंने वन महोत्सव शुरू किया था 1950 में। वन महोत्सव का मतलब फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटेशन। जैसे मानसून आता है लोगों से बोलेंगे आओ 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 प्लांटेशन करते हैं, तो जुलाई, क्योंकि 1 जुलाई को हम लोग मानते हैं कि मानसून आएगा, जो स्टैंडर्ड डेट है वो 1 जुलाई है। तो जुलाई का फर्स्ट वीक जो है उसमें हम लोग वन महोत्सव मनाते हैं। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, बेसिक आइडिया रहेगा कि वन महोत्सव क्या है। ये इंटरव्यू में काम आएगा, आपको यहाँ काम नहीं आएगा। तो इससे क्या है कि आपको ये एक बेसिक आइडिया रहेगा कि किस पीरियड में क्या हुआ। तो अगर कोई फेंक फाक के ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से उन्हें हैंडल कर लोगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोग फॉरेस्ट लेजिस्लेशन में पढ़ेंगे कि एक्ट का या पॉलिसी का कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो आप वहाँ पर ही चीज़ें ईजिली आपको चीज़ें चलती हैं। तो कहने का मतलब ये ग्रेजुअली हम लोग यहाँ आप डिस्कस देख लो, लेकिन धीरे धीरे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा हम लोग इन्हें इतनी बार पढ़ चुके होंगे कि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि अगर आपसे ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए तो आप कैसे हैंडल करोगे उन्हें। यहाँ आके अपना इसको थोड़ा बहुत क्वेश्चन वही है सिल्विकल्चर से, स्टेज ऑफ फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट एंड इट इन्फ्लुएंस फॉरेस्ट टुडे। ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, टाइम पास, ज़्यादा मतलब नहीं है हमें ऐसे क्वेश्चनों का। IFS के लिए स्टेट वाले देखते रहे इसे। तो यहाँ पर आके अपना जो आज का जो टॉपिक था वो एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सही से समझ में आया होगा। अगर कहीं वॉइस वाला इशू छोड़ के अगर कहीं लगता है कि ज़्यादा एक्सप्लेन हो रहा है या टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे एक आइडिया आ जाता है कि हाँ IFS वालों की रिक्वायरमेंट कैसी है, उस हिसाब से इजीली एडजस्ट हो जाते हैं हम लोग। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।